हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज़। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर और सेलर गुड्स के रिगार्डिंग कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सेलर अपनी गुड्स की क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है और बायर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि मुझे इस क्वालिटी के गुड्स चाहिए और इस पर्पस के लिए चाहिए। तो जो ये रिक्वायरमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिपुलेशन। और यही स्टिपुलेशन डिसाइड करती है कि वेदर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कंडीशन में आएगा या वारंटी में आएगा। तो स्टिपुलेशन क्या डिसाइड करती है कि जो पर्टिकुलर मैटर है ये कंडीशन में इंक्लूड हो रहा है या वारंटी में इंक्लूड हो रहा है। अंडर सेक्शन 12 क्लोज 2 के अंदर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंडीशन को डिफाइन कर रखा है। तो कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उस स्टिपुलेशन का ब्रीच होता है तो अग्राइव्ड पार्टी हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेक्स की शॉप पे गई, मैंने शॉपकीपर को बोला कि मुझे इसी फ्रेम का, मैंने फ्रेम का डिज़ाइन बता दिया और बोला कि मुझे इसी फ्रेम का स्पेक्स चाहिए। शॉपकीपर ने बोला हाँ ठीक है, और मैंने उसको पे कर दिया। मैं जब 2-3 दिन बाद मेरे स्पेक्स कलेक्ट करने जाती हूँ तो जो मैंने फ्रेम बताया था उस फ्रेम का स्पेक्स नहीं बना। तो वो मेरा एसेंशियल, मैंने ऑलरेडी मेरी कंडीशन, मेरी रिक्वायरमेंट शॉपकीपर को बता दी थी कि मुझे पर्टिकुलर इसी फ्रेम का स्पेक्स चाहिए। तो जब वो एसेंशियल कंडीशन पूरी नहीं हुई, जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो मेरे पास राइट है कि मैं वो स्पेक्स शॉपकीपर को वापस रिटर्न कर सकती हूँ, और जो मैंने मनी पे की है वो वापस मैं उससे ले सकती हूँ और उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वारंटी। वारंटी इज ए स्टिपुलेशन, मतलब वारंटी कौन सी रिक्वायरमेंट है, विच इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोलेट्रल का मतलब साथ साथ, मेन एसेंशियल टू द मेन पर्पस नहीं है पर उसके साथ साथ चल रही है। एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव्स अग्राइव्ड पार्टी अ राइट टू क्लेम डैमेजेस। सिर्फ जो पार्टी जिसके राइट्स ब्रीच हुए हैं वो पार्टी सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है, बट पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे और गुड्स को रिटर्न कर दे। अब इसी एग्जांपल को अपन लेते हैं, स्पेक्स वाले को। मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने अपने स्पेक्सेस का फ्रेम बता दिया कि मुझे ऐसा ऐसा फ्रेम चाहिए। तो कंडीशन में तो शॉपकीपर ने वैसा फ्रेम बनाया ही नहीं जैसा मैंने बताया, मेरी कंडीशन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फ्रेम बनाया ही नहीं, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब इस वारंटी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, स्पेक्सेस तो जैसा मैंने बताया था वैसे बना दिए, फ्रेम बिल्कुल एज इट इज़ बना दिया जैसे मैंने बताया था, बट क्या है कि जब मैं उस स्पेक्स को पहन रही हूँ तो वो थोड़ा मेरे लूज़ है, तो ढंग से उसकी फिटिंग नहीं आ रही है मेरे, तो उसको इससे वो बार बार तो उसकी फिटिंग सही नहीं है स्पेक्सेस की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं शॉपकीपर को स्पेक्सेस नहीं दे सकती वापस। इस कंडीशन में सिर्फ आई कैन गो टू हिम एंड आई कैन आस्क हिम टू रिपेयर दिस, इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए बिकॉज ये मेरे लूज़ है, बट मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं वो स्पेक्स उसे दे दूँ इस बेसिस पे कि बस थोड़ा सा ये लूज़ है और मैं पैसे ले सकूँ। तो वारंटी में क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का राइट नहीं है। क्या कर सकते हो आप, सिर्फ अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है। तो पहला यही है कि कंडीशन is essential to the main purpose of contract और वारंटी is collateral to the main purpose of contract, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, कंडीशन के ब्रीच होने पे हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वारंटी के ब्रीच होने पे हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ब्रीच, नेक्स्ट डिफरेंस है ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। इसका मतलब ये है कि कंडीशन ब्रीच हुई, जैसे मैंने स्पेक्स का एग्जांपल लिया,
फर्स्ट वाले में मैंने क्या बताया, फर्स्ट सिचुएशन में कि जैसा मैंने स्पेक्सेस का डिस्क्राइब किया था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं बना के शॉपकीपर ने दूसरा स्पेक्स बना दिया, ठीक है। तो वहाँ मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं उसको वापस रिटर्न करके मेरा पैसा ले लूँ। सेकंड ऑप्शन क्या है कि ठीक है, मैं उस स्पेक्सेस को लेके और उसमें थोड़ी बहुत कमी वो कवर करके वो सही, मतलब जो शॉपकीपर ने मुझे फ्रेम दिया है वो मैं वापस लेके और प्राइस पे करके, और जो मुझे थोड़ा बहुत डैमेजेस हुआ है वो शॉपकीपर से लेके उसे कंटिन्यू कर लूँ। मतलब अगर कंडीशन का ब्रीच हो गया है तो हम उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वारंटी का ब्रीच हो गया है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में मैंने बताया था कि वारंटी का ब्रीच का मतलब कि स्पेक्सेस थोड़े लूज बना दिए, तो वो मेरी वारंटी कोलेट्रल थी, फ्रेम तो वैसे ही बनाया था बट उसको थोड़ा लूज बना दिया, तो मेरी वारंटी यहाँ पे ब्रीच हो चुकी है वो। तो इसका मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानी जाएगी और इस बेसिस पे मैं स्पेक्सेस रिटर्न नहीं कर सकती। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। बट अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो बायर उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकता और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कंडीशन कब कब कंडीशन को हम एज ए वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 13 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन है वेयर द बायर वेव्स अ कंडीशन। वेव का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो कब होगा, अगर बायर कोई डिफेक्टिव गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है या फिर बायर ने कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा था सेलर को कि इस टाइम पे मुझे गुड्स चाहिए और वो गुड्स थोड़े लेट आते हैं और बायर को उस चीज़ से कोई इशू नहीं होता और बियॉन्ड जो स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम के बाद भी अगर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स की डिलीवरी, तो वो वेविंग दैट कंडीशन विल अमाउंट टू ए वेविंग ऑफ कंडीशन, कि बायर ने कंडीशन को सरेंडर कर दिया है। अब वो ये नहीं बोल सकता कि कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करो। इसका और एग्जांपल लेते हैं। मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने बोला वॉच वाली शॉप पे गई, मैंने बोला कि मुझे वाटरप्रूफ वॉच चाहिए। तो शॉपकीपर ने मुझे वाटरप्रूफ वॉच दी, ये क्लेम करते हुए कि ये वाटरप्रूफ है। पर जैसे ही कुछ वो पानी में डल गई, पानी में जैसे ही उसको पानी में डाला वो पानी चला गया उस वॉच के अंदर, तो मैं शॉपकीपर के पास जाके ये बोलती हूँ इसको ठीक कर दो। आई एम नॉट रिटर्निंग दैट वॉच टू दैट शॉपकीपर। मैं क्या बोल रही हूँ कि इस वॉच को ठीक कर दो। तो आई एम वेविंग द कंडीशन, में अब उस कंडीशन को सरेंडर कर रही हूँ। इज इट क्लियर? सेकेंड है वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक्स गया एक शुगर मिल फैक्ट्री के ओनर के पास और कहा कि मुझे रिफाइंड शुगर चाहिए। तो सेलर ने उसको हाँ कर दिया, ओनर ने उसे हाँ कर दिया कि ओके वी विल प्रोवाइड यू द सेम क्वालिटी ऑफ शुगर। बट सेलर ने उससे थोड़ी लो क्वालिटी की शुगर बायर को डिलीवर की और बायर को उसको यूज़ करने के बाद पता चला कि वो जो उसने क्वालिटी डिमांड की थी वो क्वालिटी की शुगर उसे नहीं मिली। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बायर के पास ऑप्शन था कि वो शुगर वापस रिटर्न कर दे और अपना कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे। बट इस केस में बायर ने क्या किया, शुगर को एक्सेप्ट कर लिया, बट जो रिफाइंड शुगर का जो चार्ज लगाया था सेलर ने, वो रिफाइंड शुगर के अकॉर्डिंग जो चार्ज लगा था, तो बायर ने सेलर से कहा कि ये जैसे फॉर एग्जांपल वो रिफाइंड शुगर थी 70 रुपीज़ kg और जो सेलर ने उसको शुगर दी वो थी 60 रुपीज़ kg। तो बायर ने सेलर को कहा कि ये वो शुगर नहीं है जो मैंने डिमांड की थी, बट इट्स ओके, इसकी प्राइस 60 रुपीज़ kg है, तो जो मैंने आपको इस एक्स्ट्रा मनी पे किया है वो आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। नेक्स्ट है
where the contract is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, ठीक है, बायर ने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए. द ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन, कोई रिक्वायरमेंट जो बायर ने की दी है, अगर उसका ब्रीच होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका एग्जांपल हम समझते हैं कि एक्स है जो कि एक कंस्ट्रक्टर है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है, और वाई है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, तो एक्स ने वाई से कंक्रीट लेने के लिए बोला कि मुझे कंक्रीट चाहिए, और उसमें स्पेसिफिकली कंक्रीट क्या होता है, ये सबका मिक्सचर होता है, जैसे रेत का और सीमेंट का, और जो ये मलबा होता है, फिर जो टूटे हुए घर होते हैं इनका जो मलबा होता है, उन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है. तो कंस्ट्रक्टर ने स्पेसिफिकली वाई को सीमेंट की क्वालिटी के बारे में बोला कि मुझे, जैसे मान लो कि ए कंपनी की, पर्टिकुलर ए कंपनी की ही सीमेंट चाहिए. वाई ने जो एक्स ने जो कंपनी मेंशन की थी, उस कंपनी की सीमेंट ना डालते हुए कोई और कंपनी की सीमेंट डाल दी और कंक्रीट एक्स को सेल कर दिया. और जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो एक्स को पता चला कि ही जस्ट कम टू नो दैट कि जो क्वालिटी है कंक्रीट की वो इतनी अच्छी नहीं है जो कि उसने डिमांड की थी, उतनी अच्छी कि सीमेंट नहीं है जो उसने डिमांड की थी. तो इस केस में क्या होगा, अब आप इन सबको अलग तो कर नहीं सकते, ना सीमेंट को अलग कर सकते हो ना रेत, क्योंकि वो तो सबका मिक्सचर होता है. तो इस केस में एक्स के पास क्या ऑप्शन है, एक्स सिर्फ उसको अपने डैमेजेस को, नुकसान हुआ है उसका डैमेजेस क्लेम कर सकता है वाई के साथ, बट वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको ख़त्म नहीं कर सकता. वो जो गुड्स उसने लिए हैं, जो सामान उसने लिया, वो वाई को रिटर्न करके उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता. वो इस कंडीशन में एक्स के पास क्या ऑप्शन है कि वो इसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करे और वाई से डैमेजेस क्लेम करे. इसका एक एग्जांपल और लेते हैं अपन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी मोबाइल शॉप पे गई और मैंने एक फ़ोन लिया, और फ़ोन के साथ मैंने एसेसरीज़ भी ली, जैसे ईयरफोन, चार्जर. तो इसमें क्या होता है, जब आप फ़ोन लेते हैं या फ़ोन की एसेसरीज़ लेते हैं तो इनमें क्या होता है, जो फ़ोन की जो वारंटी होती है, जो एक्स्ट्रा जो एसेसरीज़ आती है फ़ोन के साथ, उनकी वारंटी होती है, उनका एक अलग अलग पीरियड होता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर फ़ोन की वारंटी 3 साल की है, या बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक की जो वारंटी होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उससे कम टाइम पीरियड का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि 2 साल की, एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 साल की वारंटी है फ़ोन की, तो जो एसेसरीज इसके साथ में, जैसे चार्जर आया है, जैसे ईयरफोन आए हैं, उसकी वारंटी होगी 1 साल की. ठीक है, तो 1 साल उन्होंने, जैसे बायर ने फ़ोन यूज़ कर लिया, बाद में क्या हुआ, 1 साल बाद फ़ोन, जो ईयरफोन्स थे, उन्होंने ढंग से काम करना बंद कर दिया. तो बायर सेलर के पास जाता है और कहता है कि बायर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो सेलर के पास जाके ये बोले कि ये तो लो आपका फ़ोन, ये लो आपके ईयरफोन्स, कि इसकी तो ये काम करना बंद कर चुका है, मुझे मेरा पैसा दे दो. इस बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ एंड नहीं कर सकता, क्योंकि ईयरफोन्स की जो वारंटी पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है. तो वो इस बिहाफ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता. वो इसको मान सकता, ज़्यादा से तो वो इसको मान सकता है तो ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकता इस चीज़ को, और वो रिपेयर के लिए क्लेम कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़. तो एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज़ क्या होती है, जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली बताई गई हो, मेंशन की गई हो.
जैसे बायर ने जाके शॉप पे किसी टीवी के शोरूम में बोला कि मुझे सोनी टीवी का फलाना मॉडल चाहिए, तो यह है एक्सप्रेसली बताया गया है उस चीज़ के बारे में कि हाँ, कि मुझे पर्टिकुलर ये मॉडल चाहिए। इम्प्लाइड में क्या होता है, इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटीज़ में वो एक्सप्रेसली नहीं होती है, इसमें प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, ऐसा लॉ मानता है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। एक्सप्रेस में क्या होता है, स्पेसिफिकली बोला जाता है, इम्प्लाइड में क्या होता है, प्रिज्यूम किया जाता है लॉ के द्वारा। तो इम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी है, पहली सेक्शन 14A के अंडर है, कंडीशन S2 टाइटल। अगर बायर सेलर से कुछ गुड्स ले रहा है तो बायर यही सोचेगा कि वो गुड्स सेलर के ही हैं, सेलर का इस पे टाइटल है, सेलर की इस पे ऑनरशिप है। तो ये उससे जाके ये थोड़ी जब वो सेलर कुछ सेल कर रहा है तो उससे ये थोड़ी पूछेगा कि आपकी ओनरशिप तो है क्या इस पे। वो इम्प्लाइड इस चीज़ को, अगर सेलर उसको बेच रहा है तो वो यही मानेगा कि इसका जो ट्रू ऑनर है वो सेलर है। नेक्स्ट है कंडीशन इन केस ऑफ अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो कि सेक्शन 15 के अंडर मेंशन कर रखा है। इसमें क्या होगा कि अगर सेलर अपने गुड्स का कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो बायर क्या प्रिज्यूम करेगा कि जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है गुड्स उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है कंडीशन इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल, जो कि सेक्शन 17 के अंडर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल में राइस सेलर बायर गया राइस परचेज करने के लिए सेलर से, सेलर को जैसे उसको बायर को 1 टन राइस चाहिए था, सेलर ने उसको मुट्ठी भर राइस दिखा के एज ए सैंपल के रूप में और उसे दिखाए क्वालिटी ऑफ राइस, और बायर ने उस सैंपल के बेसिस पे 1 टन राइस सेलर से खरीद लिए। तो ये क्या माना जाएगा कि इसमें क्या माना जाएगा, सेलर क्या बायर क्या प्रिज्यूम करेगा कि वो सारे जो 1 टन जो एक बोरी के अंदर जो सारे राइस हैं वो सेम क्वालिटी के हैं जो कि सैंपल में बताए थे सेलर ने। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि डिस्क्रिप्शन और सैंपल साथ साथ हो रहा है, जैसे कि मतलब सेलर ने राइस की क्वालिटी के बारे में भी डिस्क्राइब कर दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बासमती राइस है, ये वो वाले राइस है, मतलब पूरी क्वालिटी के बारे में भी डिस्क्राइब किया और साइमल्टेनियसली बायर को सैंपल भी दिया। तो बायर क्या प्रिज्यूम करेगा कि जो सेलर ने डिस्क्रिप्शन बताया और जो सैंपल दिया है, जो उसने सारा जो एक साथ बल्क में जो राइस लिए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। नेक्स्ट है कंडीशन S2 मर्केंटेबल क्वालिटी। इसका एग्जांपल ये है कि मैं फ्रिज लेने के लिए शोरूम पे गई, मैंने फ्रिज लिया, सेलर ने, मैं क्या प्रिज्यूम करूँगी, सेलर ने लाइक उसको होम डिलीवरी के लिए बोला कि हाँ होम डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं क्या प्रिज्यूम करूँगी कि जैसा मैं शोरूम में उस गुड्स की कंडीशन और क्वालिटी जो फिट देख के आई थी कि हाँ इसी क्वालिटी और इसी कंडीशन में मुझे वो फ्रिज मिलेगा, मैं यही प्रिज्यूम करूँगी कि जैसा शोरूम में रखा हुआ था वैसा का वैसा एज इट इज़ मेरे घर पे आ जाएगा। बट इन केस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, मैं ये चीज़ प्रिज्यूम नहीं करूँगी और मैं फिर इस बेसिस पे मैं कंडीशन को ये इम्प्लाइड कंडीशन होगी और इस बेसिस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक प्रिजम्पशन है कि जैसा मैंने शॉप पे कोई गुड देखा उसी क्वालिटी और उसी कंडीशन पे वो मेरे घर पे आएगा। आई विल नॉट प्रिज्यूम कि हाँ रास्ते में मतलब ये कोई वो नहीं करूँगी कि हाँ ये टूट जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा शॉप पे रखा हुआ था वैसा ही घर पे आएगा। और इन केस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर फ्रिज में कोई पार्ट टूट जाता है तो इस चीज़ को एक इम्प्लाइड कंडीशन माना जाएगा, इम्प्लाइड ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा और इस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन S2 होलसमनेस। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मैंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा डिलीवर किया, डोमिनोज से पिज़्ज़ा के लिए होम डिलीवरी की डिमांड की, तो मैं क्या प्रिज्यूम करूँगी, इसमें क्या इम्प्लाइड है, मैं यही प्रिज्यूम करूँगी कि जो पिज़्ज़ा है वो पूरा राउंड पूरा ही आएगा। आई कैन नॉट प्रिज्यूम कि हाँ उसका 1/4 पार्ट वो नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो आई विल प्रिज्यूम दैट और बायर विल प्रिज्यूम दैट इट इज़ ए ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, क्योंकि पिज़्ज़ा पूरा फुल, अगर मोस्टली जो ये कंडीशन है ये फूड स्टफ्स में ही होती है, तो व्हाट विल बायर प्रिज्यूम कि पिज़्ज़ा पूरा ही आएगा, ही नॉट प्रिज्यूम दैट उसका 1/4 पार्ट नहीं आएगा।
नेक्स्ट है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगर मैं किसी शॉप पे कुछ परचेज करने जाती हूँ तो आई विल प्रिज्यूम दैट कि वो एक्सपायरी पीरियड में नहीं है, उसकी एक्सपायरी पीरियड के अभी नहीं आया है, वो एक्सपायरी पीरियड के विद इन टाइम में ही है। तो ये मेरा प्रिजम्पशन रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको इम्प्लाइड ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इम्प्लाइड वारंटीज़। तो फर्स्ट है वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। इसका मतलब ये है कि जो बायर को, जो सेलर ने गुड्स दिए हैं, जो ट्रांसफ़र किए हैं गुड्स का, तो उस पर बायर का होल एंड सोल राइट होगा और बायर उस जो गुड्स हैं उसको प्रॉपरली फुल इंजॉयमेंट कर पाएगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस। सेकंड है कि वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो सेलर ने गुड्स बायर को दिए हैं दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस। वो कोई भी उन पे चार्ज वार्ज नहीं लगा हुआ, वो पूरे बायर कैन मेक फुल इंजॉयमेंट ऑफ दैट गुड्स एंड दे आर फ्री ऑफ ऑल चार्जेस। नेक्स्ट है वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड। अगर कोई गुड्स है जो डेंजरस नेचर के हैं तो सेलर की यहाँ पे ड्यूटी होती है कि बायर को वार्न करे कि ये गुड्स हैं जो डेंजरस नेचर के हैं। जैसे कई बार एग्जाम लिखा हुआ आता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, तो ये सब चीज़ें, कीप अवे फ्रॉम फायर जैसे, तो ये सब क्या है कि वारंटी है टू डिस्क्लोज की डेंजर नेचर का गुड्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।